क्लॉज वर्सेस फ्रेज वर्सेस सेंटेंस, यानी उपवाक्य वर्सेस वाक्यांश वर्सेस वाक्य। तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी तीनों ही शब्दों को जोड़ करके बनते हैं। क्लॉज भी शब्दों को जोड़ करके बनता है, फ्रेज भी शब्दों को जोड़ करके बनता है, और एक वाक्य यानी एक सेंटेंस भी शब्दों को जोड़ करके ही बनता है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे से अलग है। क्लॉज यानी उपवाक्य, हमेशा उपवाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, चाहे वो डिपेंडेंट क्लॉज हो या इंडिपेंडेंट। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, और फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं रहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कभी सब्जेक्ट रह सकता है लेकिन कोई वर्ब नहीं है। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सेंटेंस में भी हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। हमें पता है सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहता है, एक प्रेडिकेट रहता है, और क्योंकि क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब रहते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस के जैसे कभी कभी एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब रहता है और वो डिपेंड नहीं करता है किसी और क्लॉज के ऊपर, और एक कंप्लीट सेंटेंस के जैसे वो बिहेव कर सकता है। इट कैन स्टैंड अलोन, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। और एक सेंटेंस भी हमेशा, अच्छा, सेंटेंस और क्लॉज के बीच में क्या फर्क है कि क्लॉज कभी कभी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, जो कि होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मैंने अभी आपसे कहा, और सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए दे ऑलवेज स्टैंड अलोन। उन्हें किसी की सेंटेंस, वाक्य को किसी की जरूरत नहीं होती, दे कैन स्टैंड अलोन। हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करता है एक वाक्य। क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट है तो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेगा, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज है तो पार्शियल थॉट को एक्सप्रेस करेगा। ये है डिफरेंस बिटवीन clause and sentence. Sentence always conveys a complete sense, always conveys a complete meaning, a complete thought, and clauses sometimes convey a complete thought and sometimes convey a partial thought. Phrases cannot convey a complete thought and meaning because साफ साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, इसीलिए ये अकेले, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो उन्हें जरूरत होती है किसी की अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रेजेस की। ये एक सेंटेंस है, द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि लड़का घर जाना चाहता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बॉय, वर्ब क्या है, वॉन्ट्स, और ये जो पार्ट है टू गो होम, ये है फ्रेज। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस में वो जब दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है देन इट मेक्स द कंप्लीट सेंस। यहां पे ये फ्रेज जब जुड़ रहा है इन शब्दों के साथ तो दिस इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, और ये है सेंटेंस। अगर मैं सिर्फ लिखती टू गो होम, इसका कुछ सेंस, कुछ मतलब नहीं बनता है, इसीलिए कहा जाता है फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्री फेल ऑन दिस स्पॉट। द ट्री हमारा सब्जेक्ट है, फेल हमारा वर्ब है, ये जो पार्ट है ऑन दिस स्पॉट ये है फ्रेज। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसकी जगह पे मैं एक एडवर्ब भी लगा सकती थी, द ट्री फेल हियर, जो ट्री था वो यहां पे गिरा था, हियर, हियर क्या हो जाता है, एक एडवर्ब हो जाता। इसकी जगह पे मैंने एक एडवर्ब फ्रेज को लगाकर सेंटेंस का मीनिंग
कंप्लीट किया है। तो सेंटेंस में फ्रेजेस का काम क्या है? बेसिकली फ्रेजेस एक्ट एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी कभी वो एडवर्ब के जैसा काम करते हैं, कभी कभी नाउन के, कभी कभी एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। तो उसी के ऊपर बेस करके हम फ्रेजेस का अलग अलग नाम देते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब देखते हैं डिफरेंस कैसे करते हैं हम क्लॉजेस और फ्रेजेस के बीच में। He fears failure। फेलियर एक नाउन है, इसकी जगह मैं एक फ्रेज लगा सकती हूं, ही फियर्स टू फेल। ये हो गया नाउन फ्रेज। अगर मैं क्लॉज लगाना चाहूं, नाउन क्लॉज, तो ही फियर्स, क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, ही फियर्स दैट ही शैल फेल। फेलियर यहां पे क्या था? नाउन था। नाउन की जगह हमने फ्रेज लगाया, नाउन फ्रेज, जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। क्लियरली दिख रहा है हमें कि एक फ्रेज है, नाउन की जगह पे यूज हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज। ही फियर्स दैट ही शैल फेल, ये क्या है? ये है क्लॉज, नाउन क्लॉज, क्योंकि यहां हमें क्लियरली एक सब्जेक्ट दिख रहा है ही, और एक वर्ब भी दिख रहा है, शैल फेल, ये है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है, सो दिस इज अ क्लॉज। और ये तीनों ही सेंटेंस है, तीनों ही एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो तीनों ही सेंटेंस है। ही फियर्स फेलियर भी एक सेंटेंस है, ही फियर्स टू फेल भी। ये तो हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग क्लॉजेस, अलग अलग फ्रेजेस से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम कई बार सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोज क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन, इनको जरूरत नहीं होती है किसी के ऊपर, ये डिपेंडेंट नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज, नाम से पता चल रहा है कि ये डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर ये डिपेंड करते हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोनों में ही हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट रहता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके हम अलग अलग क्या फॉर्म करते हैं? सेंटेंसेस को। जैसे कि टीना एट राइस, ये इसमें एक सब्जेक्ट है टीना, एट क्या है? वर्ब। टीना एट राइस, एक मीनिंग समझ में आ रहा है, कंप्लीट सेंटेंस के जैसे है ये। एज शी वॉज हंग्री, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं सिर्फ कहूं कि एज शी वॉज हंग्री, कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इसको जोड़ूंगी तो एक सेंटेंस बन जाएगा। टीना एट राइस एज शी वॉज हंग्री। सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि यूजुअली एज, बिकॉज, सो, इन सब से, ऑल्दो, इन सब से शुरू होता है, और ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। टॉम इज बैक फ्रॉम वर्क, टॉम इज बैक फ्रॉम वर्क। देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना कहूं, टॉम इज बैक फ्रॉम वर्क, मीनिंग समझ में आ रहा है कि टॉम काम से वापस आ चुका है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, सो इसीलिए उसे रेस्ट लेने की जरूरत है, क्या ये कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं। जब मैं इसको इसके साथ जोड़ रही हूं तो एक सेंटेंस बन रहा है, एंड इट्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। टॉम इज बैक फ्रॉम वर्क, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो ही मस्ट टेक रेस्ट, डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सेंटेंस के बाद में ही आएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में ही? नहीं, कई बार ये स्टार्टिंग में भी आ जाता है। व्हेन आई ग्रो अप, I want to become a teacher. When I grow up, यहां हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि when I grow up अपने आप में कोई मीनिंग इसका बन नहीं रहा है। I want to become a teacher, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद हम हमेशा एक कॉमा लगा देते हैं। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
मिल करके अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसीलिए उससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। उसको हम अलग एक वीडियो में सीखेंगे। बस इतना याद रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। आपसे कहा कि डिपेंडेंट क्लॉजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। नाउन क्लॉज, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि नाउन का काम करेगा एक सेंटेंस में, नाउन की जगह पे उसका यूज होगा। और नाउन एक सेंटेंस में कहाँ पे रहता है? यूजुअली सब्जेक्ट के पार्ट में रहेगा या ऑब्जेक्ट के पार्ट में रहेगा। एडवर्ब क्लॉज यूजुअली कहाँ रहता है? एडवर्ब क्लॉज ठीक वर्ब के बाद में रहता है, क्योंकि एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और समटाइम्स अनदर एडवर्ब। तो इसीलिए सेंटेंस में ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब के बाद आ रहा है। एडजेक्टिव का काम क्या है सेंटेंस में? एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना, राइट? तो एडजेक्टिव सेंटेंस में यूजुअली नाउन से पहले आता है, जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में नाउन के बाद में आएगा, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है। हम यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ही लव्स क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? एक स्पोर्ट्स का नाम, एक गेम का नाम है। तो किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है, राइट? और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। अब आप मुझे बताओ कि जो भी मैंने आपको अभी तक डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से प्लेइंग क्रिकेट क्या होना चाहिए? क्या ये फ्रेज होना चाहिए या क्लॉज होना चाहिए? फ्रेज ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिख रहा है। क्लॉज का डेफिनेशन क्या है? क्लॉज का मेन डेफिनेशन ही है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, जो यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिकली एक फ्रेज है और नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आया है सेंटेंस में। अब ही लव्स व्हाट ही डज, यहां हमें एक सब्जेक्ट दिख रहा है ही, और एक वर्ब दिख रहा है डज। जहां सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है वो क्या होगा? वो हो जाएगा क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। स्पेसिफिकली क्या? नाउन क्लॉज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है सेंटेंस में, इसीलिए नाउन क्लॉज। नाउ लेट्स कम टू एडवर्ब। दे रेस्टेड पीसफुली। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है कि कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये काम है एडवर्ब का। तो दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया। कैसे रेस्ट किया? पीसफुली। दिस इज एडवर्ब, जो कि वर्ब के बाद में आ रहा है। एडवर्ब क्लॉज भी वर्ब के बाद में आएगा। दे रेस्टेड एट सनसेट। क्या है ये? क्या ये एडवर्ब क्लॉज है या फ्रेज है? क्या हमें यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। This is a group of word adding a sense to the sentence, but it doesn't have its own subject and verb. That is why this is a phrase, specifically adverb phrase. They rested when the evening came. अब हमें एक सब्जेक्ट दिख रहा है evening और एक वर्ब दिख रहा है came. सब्जेक्ट और वर्ब जहां है वो हो जाएगा हमारा क्लॉज। ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज, जो कि वर्ब रेस्टेड के बारे में हमें बता रहा है कि उन्होंने कब रेस्ट किया था? जब शाम हुई। When evening came, जब शाम हुई तब उन्होंने रेस्ट किया था। एडजेक्टिव, शी वोर अ सिल्क साड़ी। क्लियरली दिख रहा है सिल्क, कैसी साड़ी उसने पहनी थी? सिल्क। साड़ी यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले सिल्क ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की खासियत को बता रहा है। She wore a साड़ी made of silk. ये क्या है? A साड़ी made of silk. अब देखो, she wore a साड़ी। साड़ी तो यहां हमारा नाउन है, राइट? Made of silk, ये पार्ट हमारा है फ्रेज। क्या फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये साड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए कैसी साड़ी? जो कि सिल्क से बनी हुई है, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज। शी वोर अ साड़ी विच वॉज मेड ऑफ सिल्क। अब यहाँ ये है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। विच वॉज मेड ऑफ सिल्क। बेसिकली नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, नाउन का काम करता है एक सेंटेंस में। एडवर्ब क्लॉज या फिर एडवर्ब फ्रेज एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है, और
एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन क्लॉज सेंटेंस में यूजुअली कहां पर आएगा? नाउन क्लॉज या फिर नाउन फ्रेज एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा स्टार्टिंग में, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब के बाद आएगा। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में कहां पे आता है? यूजुअली वर्ब के बाद में आता है, जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, जिस एक्शन को वो क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में कहां पर आएगा? ठीक नाउन के बाद। एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन से पहले आता है ज्यादातर केसेस में, कभी कभी नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज यूजुअली सेंटेंस में जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आएगा। सो आई होप कि आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंस के बीच का फर्क अच्छे से समझ में आ चुका है। आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।